मेरा नाम राहुल है। पिछले कुछ दिनों से हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे बात कर रहे हैं। आज हम सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बात करेंगे। इसके पहले हमने सेक्शन 1 टू 11, 14 एंड 16 पे बात कर चुके हैं, जहाँ पे लास्ट वीडियोस हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले सेक्शन 12 की, तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ के पार्ट जो परफॉर्मेंस है कि भाई एक स्पेसिफिक पार्ट का परफॉर्मेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में सेक्शन 12 में बात की गई है। इस सेक्शन को हम अच्छे से समझने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जनरल प्रोविजन पढ़ लेते हैं। तो जनरल प्रोविजन सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में बोलता है, एक्सेप्ट एंड अदरवाइज हेरेन after provided in this section the court shall not direct the specific performance of a part of contract। जनरली कोर्ट क्या डायरेक्ट नहीं करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट, मतलब जो पार्ट परफॉर्मेंस है उसके लिए कोर्ट क्या है, जनरली डायरेक्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन है जो सबसेक्शन 2 से 4 तक के लिए दी गई हैं, जिसमें कोर्ट अलाउ करता है पार्ट परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे बात करें, इसको हमने बांटा है। फर्स्ट पार्ट में हम देखें अनपरफॉर्म स्मॉल पार्ट। ठीक है, तो जो अनपरफॉर्म पार्ट जो बच रहा है वो स्मॉल पोर्शन में है, तब उसमें क्या स्थिति होगी, चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर हम इसको प्रोविजन वाइज देखते हैं, जहां सेक्शन सबसेक्शन 2 बात करता है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनएबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट बट द पार्ट व्हिच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड बाय द ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल इन वैल्यू। मतलब कि जो होल परफॉर्मेंस है उसमें से जो जो छूट छूट रहा है, जिसका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, वो स्मॉल पोर्शन में है। ठीक है, जैसा कि हमने हेडिंग में लिखा है। ठीक है, फिर द कोर्ट में एट द सूट ऑफ द आइदर पार्टी। तो कोर्ट में अगर जो सूट की पार्टी है किसी के द्वारा भी अगर सूट फाइल किया जाता है परफॉर्मेंस के लिए, तो डायरेक्ट करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म्ड एंड अबाउट कंपनसेशन एंड मनी फॉर द डिफिसिट। मतलब जितना परफॉर्म हो सकता है, मतलब जिस हद तक परफॉर्म हो सकता है तो उसको परफॉर्म करवा लेंगे, और जितना पार्ट जो अनपरफॉर्म पार्ट है जितना छूट रहा है उसके लिए क्या है, कंपनसेशन अलाउ कर देंगे इन मनी में। ठीक है, तो ये बात करता है फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब देखिए इसका जो सबसेक्शन 3 है, ये बात करता है अनपरफॉर्म लार्ज पार्ट, जो पार्ट छूट रहा है जिसका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है वो लार्ज पार्ट में, तब उसके लिए हम कैसे देखेंगे। तो इसमें बोलते हैं सबसेक्शन 3, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट एंड द पार्ट व्हिच मस्ट बी लेफ्ट अनफॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो अनफॉर्म जो छूट रहा है पार्ट, उसको हम दो में बांट लेते हैं, फॉर्म्स अ कंसीडरेबल पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, मतलब जो पार्ट छूट रहा है उसका जो पार्टी जिसका परफॉर्मेंस नहीं हो पाया वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं ना कंपनसेशन में, कि वो कंसीडरेबल पार्ट है। ठीक है, और जो दूसरा हम देख रहे हैं कि जिसमें वो एडमिट ही नहीं कर रहे कि हमें नहीं चाहिए, आपको हमारा परफॉर्मेंस कराइए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन पैदा होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, तो ये बोलता है ए और बी पे हमने डिस्कस किया। इसमें फिर आते हैं ए और बी के बाद, ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो किसी भी पार्टी द्वारा अप्लाई करने पर डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट ऑफ परफॉर्म स्पेसिफिकली सो मच ऑफ हिज पार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ही कैन परफॉर्म इफ द अदर पार्टी। ठीक है, तो कोर्ट अलाउ करेगी किस कंडीशन में, जो जो पार्ट छूट रहा है उसमें। तो इसका जो 1 बोलता है सबसेक्शन 3 का, इन अ केस फॉलिंग अंडर क्लॉज ए, मतलब इस कंडीशन में फॉर्म अ कंसीडरेबल पार्ट ऑफ द होल। तो इन अ केस ऑफ फॉलिंग अंडर क्लॉज ए, पेज और हेड पेड द एग्रीड कंसीडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस्ड बाय द कंट्री। मतलब जितना पार्ट छूट रहा है उसके लिए क्या है, एज अ कंसीडरेबल पार्ट के लिए वो उसका मनी पे कर देंगे। ठीक है, एंड अंडर क्लॉज बी पेज हेड द कंसीडरेशन ऑफ होल, मतलब जो जो सेकंड पार्ट है डज नॉट एडमिट इन कंपनसेशन इन मनी, जो कंपनसेशन इन मनी में जो पैसा नहीं ले रहा है जो पार्टी, तो उसमें क्या करवाएंगे, और जो भी इसका कंसीडरेशन अमाउंट है वो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें लेकिन क्या होता है, इन आइदर केस,
मान लीजिए आपने अपनी जबरदस्ती पे आके परफॉर्म तो करवा लिया, पार्ट परफॉर्मेंस करा लिया, लेकिन ये जो सेकंड वाली कंडीशन है इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, रिलिंक्विश ऑल द राइट्स। ठीक है, तो आपको अपने राइट छोड़ने पड़ेंगे कि जो भी बाद में आप क्लेम नहीं लाओगे इसकी और परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो इसका जो सेकंड है वो बात करता है आइदर केस रिलिंक्विश ऑल द क्लेम to the performance of the remaining part of the contract and all right to compensation either for the deficiency for the loss damage sustained by him through the default of the defendant। ठीक है, तो इधर पे वही बात की गई है कि अगर आपने परफॉर्मेंस करवा दिया है तो फिर आप बाद में फिर आप जो उसकी परफॉर्मेंस के लिए या क्लेम के लिए या डैमेजेस के लिए कोई भी सूट लेके नहीं आएंगे। तो इधर शर्त यही है कि आपको सारे भी राइट जो क्लेम है वो लिंकेज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट पे जाते हैं, जो बात करता है सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट पार्ट। इसका जो सबसेक्शन 4 है वो बात करता है व्हेन अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच टेकन बाय इटसेल्फ कैन ऑट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म स्टैंड ऑन अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ought or ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of a former part। मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्ट में है। ठीक है, तो दो पार्ट में है, जो मान लीजिए उसमें से एक पार्ट है जिसका परफॉर्मेंस हो सकता है, तो उसके लिए कोर्ट क्या कर सकती है, अलाउ कर देगी और बाकी के लिए अलाउ नहीं करेगी। इसके लिए हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 1 लाख में 2 घोड़े देगा। अब इसमें से क्या हुआ कि एक घोड़ा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मर गया। तो अब घोड़ा एक मर गया, तो अब ऐसे तो नहीं थे कि भाई दोनों ही उसमें से खत्म हो जाएंगे, तो वो चाहे तो एक जो घोड़ा बचा है उसके लिए परफॉर्मेंस करवा सकता है, क्योंकि ये सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट पार्ट पे है। ठीक है, इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ द पार्ट इफ द पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस। मान लीजिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस समय वो जो चीज थी जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आई तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब उसका ये माना जाएगा कि उसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं कर। ये था सेक्शन 12। अब देखिए हम सेक्शन 13 की बात करेंगे। जो सेक्शन 13 है ये राइट दिए गए हैं जिसमें परचेसर का और लेजी का। ठीक है, ठीक है, तो सेक्शन 13 पे बात करते हैं कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जहां पे कोई सेल के लिए होता है या लीज के लिए होता है और उसका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, तब राइट्स क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए जैसे सेल होती तो वहां पे होता है वेंडर, जो होता है कौन, विक्रेता, जो बेचने वाला है, और जो परचेसर होता है मतलब क्रेता। ठीक है, और लीज में दो पार्टियां होती है, एक पट्टाकर्ता और एक पट्टेदार, मतलब लेजर एंड लेजी। ठीक है, तो यहाँ पे परचेसर और लेजी के राइट दिए गए जो ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो अब हम सेक्शन 13 पे बात करते हैं। ये बोलता है subsection 1 where a person contract to sell or let certain immovable property having no title or only a imperfect title। ठीक है, तो मान लीजिए इनने कॉन्ट्रैक्ट जो किया था इसमें दो बात आ रही है, नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। ठीक है, अब नो टाइटल से क्या इंडिकेट होता है, नो टाइटल मतलब उसके पास जो एक एब्सोल्यूट टाइप का टाइटल है वो नहीं है, और इम्परफेक्ट टाइटल मतलब इनकम्प्लीट टाइटल है। ठीक है, जैसे नो टाइटल उसका नाम ही नहीं है उस पे, जिस
चीज को बेचने की बात की जा रही है, रजिस्टर्ड ही नहीं है उसके नाम से, या इम्परफेक्ट टाइटल ये बोल सकते हैं कि उसके पास अभी वो चीज आई नहीं, उसके नाम पे वो आई ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बात करते हैं सबसेक्शन 1 की, वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल और ओनली अ इम्परफेक्ट टाइटल, द परचेसर और लेजी हैज द फॉलोइंग राइट्स। क्या क्या राइट्स हैं? ए बात करता है इफ द वेंडर और लेजर हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ठीक है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो विक्रेता है या मान लीजिए जो लेजर है, ठीक है, पट्टा करता, वो सब्सिक्वेंटली उसके जो प्रॉपर्टी में राइट क्या है अराइज हो जाते हैं, तब क्या कर सकता है जो ये जो परचेसर है या लेजी है, तो ये क्या कर सकते हैं उसको कंपेल कर सकते हैं कि अब आप उसका परफॉर्मेंस कीजिए, क्योंकि अब तो आपके पास वो उसमें राइट अराइज हो चुका है उस प्रॉपर्टी के संबंध में। ठीक है, अब इसका बी बात करता है वेयर द कंकरेंस ऑफ द पर्सन इज नेसेसरी फॉर द वैलिडेटिंग द टाइटल, दे आर बाउंड टू कंकर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेजर। ठीक है, मान लीजिए कोई टाइटल को वैलिडेट करने के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए किसी व्यक्ति की कंकरेंस मतलब कंसेंट जरूरी है। ठीक है, और वो कंकरेंट और जो कंसेंट या कंकरेंस है वो किस पे देगा? अगर मान लीजिए वेंडर मतलब विक्रेता और या फिर लेजर उसको क्या करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो उस पे कंसेंट दे देगा। तो जो परचेसर है और जो लेजी है ये उससे बोलेंगे, किससे? विक्रेता है जो वेंडर से, कि आप जाइए उससे रिक्वेस्ट करिए जिससे वो अपनी कंसेंट उस टाइटल के ऊपर दे। ठीक है, और जिससे वो वैलिडेट हो जाएगा और उसका परफॉर्मेंस हो पाएगा। ठीक है, इसी में एक दूसरी बात करते हैं, व्हेन अ कन्वीनियंस बाय द अदर person is necessary to validate the title, they are bound to convey at the request of। ऐसे ही जो अपन ने कंकरेंस और कंसेंट के बारे में बात की, वैसे ही कन्वीनियंस है कि मान लीजिए जब जिस व्यक्ति का कन्वीनियंस मतलब उसको सुगमता से निकाल दे वो, ठीक है, तो वो किसी व्यक्ति पे बाउंड है, तो अगर वो जो वेंडर है या लेजर है वो अगर रिक्वेस्ट करें, उनसे विनती करें तो वो उसको कन्वीनियंस प्रॉपर तरीके से कर पाए, तो कौन? जो परचेसर है और जो लेजी है ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको वैलिडेट करवाइए, तो इसके थ्रू वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कंकरेंस की और कन्वीनियंस की। इसके बाद सी पे आते हैं, where the vendor professes to sell the unencumbered property but the property is mortgaged for the amount not exceeding the purchase money। ठीक है, मान लीजिए वेंडर थे, इनने क्या कर दी, जो प्रॉपर्टी सेल कर दी जिसपे क्या थी विलंगम रहती वो, ठीक है, उस पे चार्जेस थे। अब मान लीजिए कि अब इनने तो कर दी, अब लेकिन वो क्या है मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो परचेसर है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये दी है कि जो परचेस मनी है वो मॉर्गेज मनी से ज्यादा की नहीं है। ठीक है, जो परचेस मनी है वो ज्यादा की नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जो परचेसर है और जो लेजी है ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसका लॉफुली उसका रिडम्पशन करवाइए, जब प्रॉपर रिडम्पशन हो जाएगी तो इनको वो प्रॉपर्टी प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, तो ये था सी क्लॉज। फिर इसके बाद अपन आते हैं डी पे। डी बात करता है वेयर द वेंडर और लेजर सूज फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए इनने क्या किया, जो लेजर या वेंडर ने सूट लाए थे किसके अगेंस्ट? परचेसर और लेजी के अगेंस्ट, और मान लीजिए वो जो सूट था वो क्या हुआ, डिसमिस्ड कर दिया कोर्ट ने। ठीक है, एक तो आपका परफेक्ट और इम्परफेक्ट टाइटल है, ऊपर से आप सूट भी ला रहे परफॉर्मेंस के लिए और कोर्ट ने क्या कर दिया, उस सूट को ही डिसमिस कर दिया। ठीक है, स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए जो लाए थे। और फिर डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट है परचेसर एंड लेजी, इनके पास क्या राइट है टू रिटर्न द डिपॉजिट। इनने जो पैसे जमा करे थे कि जो जो चीज खरीदने के लिए या कोई लीज के लिए, किराए के लिए, जो भी चीज प्रीमियम के लिए जो भी था, तो वो वापस ले सकते हैं। ठीक है, इफ एनी विद द इंटरेस्ट देन, अगर उस पर इतना टाइम होगा तो उस पर इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। एंड टू द कॉस्ट ऑफ द सूट, और जो जो सूट लाए थे उस पर जितनी भी कॉस्ट खर्च हुई है वो भी मांग सकते हैं। एंड लियन टू द, उस पे जो लियन राइट है उसको भी मांग सकते हैं। इंटरेस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट इफ एनी ऑफ द वेंडर लेजर इन द प्रॉपर्टी व्हिच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये किनका राइट हो जाता है, परचेसर और लेजर का, कि वो सूट ला के अपना जो भी पैसा है वो रिटर्न ले सकते हैं ब्याज से। ठीक,
अब देखिए इसका जो सबसेक्शन 2 है ये बात करता है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शेल आल्सो अप्लाई एज फॉर एज मे बी कॉन्ट्रैक्ट टू द सेल एंड हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो अपन ने बात करी ये क्या है कि दी थी रिमूवल प्रॉपर्टी के लिए। तो अब ये सेम जो प्रोविजन अपन ने पढ़े हैं ये सेम एप्लीकेबल कहाँ होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के। ठीक है। अब इसी के साथ एक जो रीड विथ है जो अपन को सेक्शन ध्यान करना है वो जैसे कभी मेंस में ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो हमें सेक्शन 13 के साथ सेक्शन 17 पढ़ना है। ठीक है जो इसी प्रकार की बात करता है। तो सेक्शन 13 है तो आपको जरूरी है मेंशन करें सेक्शन 17 के बारे में। तो आप सेक्शन 17 देखिए। सेक्शन 70 के हेडिंग में ये बात करता है द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल और नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। ठीक है। इसका सबसेक्शन 1 बात करता है अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इम्पोज्ड इन अ फेवर ऑफ वेंडर लेजर। ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी का आप क्या नहीं करवा सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते इसके फेवर में वेंडर और लेजर के संबंध में। वेंडर कौन विक्रेता और लेजर कौन पट्टाकर्ता। ठीक है। किस कंडीशन में कि वो उसके पास टाइटल नहीं है या इनपरफेक्ट टाइटल है। ठीक है। तो इसमें ए बात करता है हु नोइंग नॉट टू हैव एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। मतलब जिस प्रॉपर्टी के बारे में उसने सेल करने के लिए जो बात करी है उसका क्या उसके पास परफेक्ट टाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी के। ठीक है। इसके बाद अपन बी देखते हैं who further entered into a contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the parties by the contract the completion of the sale or letting give the purchaser for the reasonable। मतलब उसके पास ऐसा तो है कि वो टाइटल आ सकता है लेकिन उसके पास ये नहीं पता कि ये हम कब परफेक्ट टाइटल जब हमें प्राप्त होगा उसके बाद हम क्या करेंगे वो सेल को एग्जीक्यूट करा के उसको एब्सोल्यूट टाइटल दे सकेंगे किसको मान लीजिए परचेसर को या फिर लेडी को। ठीक है। तो ये दो कंडीशन बनती है। तो इसका कौन नहीं करवा सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते कौन वेंडर या लेजर। इसका सबसेक्शन 2 है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शेल आल्सो अप्लाई एज फॉर एज मे बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और हायर ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। जो अपन ने सेक्शन 13 के लास्ट सबसेक्शन में पढ़ा था सेम इसी में है कि ये जो सारे प्रोविजन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी और हायर पे भी एप्लीकेबल होते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आए होंगे। ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।